हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। वो हेलो एवरीवन, वॉइस क्लियर है मेरी? एक बार बता दो, कंफर्म कर दो। हेलो एवरीवन, एक बार क्लियर कर दीजिए, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही? चलिए भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेसिप्रोकल लैटिस। तुमने जो क्वेश्चंस भेजे थे वो लास्ट में करेंगे सॉल्व, क्लास के लास्ट में सॉल्व करेंगे। रेसिप्रोकल लैटिस आज हम पढ़ने वाले हैं। रेसिप्रोकल लैटिस, रेसिप्रोकल लैटिस, रेसिप्रोकल लैटिस। देखो भाई, किसी भी लैटिस की जब हम बात करते हैं, किसी भी जो हम बात करते हैं क्रिस्टल की, तो उसके पास दो तरह के लैटिस होते हैं। एक होता है डायरेक्ट लैटिस और एक उसके पास होता है इस रेसिप्रोकल लैटिस। ठीक है, कोई भी क्रिस्टल जो है उसके पास दो तरह के लैटिस है। कोई भी क्रिस्टल जो है उसके पास दो तरह के लैटिस हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट लैटिस और एक है रेसिप्रोकल लैटिस। रेसिप्रोकल लैटिस, डायरेक्ट जो लैटिस है उससे हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं मिल पाती। किसी भी क्रिस्टल की सभी इंफॉर्मेशंस निकाल पाना डायरेक्ट लैटिस से पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम यूज करते हैं रेसिप्रोकल लैटिस को। रेसिप्रोकल लैटिस का मेनली यूज किया जाता है दो चीजों के लिए। एक तो स्लोप निकालने के लिए, प्लेन्स की स्लोप निकालने के लिए, और दूसरा जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है उसको फाइंड आउट करने के लिए। तो रेसिप्रोकल लैटिस इज mainly used for slope and interplanar spacing। स्लोप एंड इंटरप्लेनर स्पेसिंग, इसका यूज मेनली दो चीजों के लिए किया जाता है। यूज्ड फॉर टू फाइंड आउट स्लोप एंड इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ प्लेन्स, बिटवीन प्लेन्स। स्लोप ऑफ प्लेन्स एंड इंटरप्लेनर स्पेसिंग बिटवीन प्लेन्स, इन दो चीजों के लिए रेसिप्रोकल लैटिस का यूज किया जाता है, या इसलिए ये यूज किए जाते हैं। रेसिप्रोकल लैटिस अगर हमें बनाना है तो मेनली हमें दो तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो ज़रूरत पड़ती है हमें ओरिजिन, यानी कि हमें कुछ ओरिजिन मानना पड़ता है। एक हमें ज़रूरत पड़ती है नॉर्मल लेंथ, इसकी नॉर्मल लेंथ की, है ना? मेरी आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? मेरी आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? ओके, तो जब हमें रेसिप्रोकल लैटिस बनाने होते हैं तो मेनली हमें सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स की ज़रूरत होती है, हमें एक नॉर्मल की ज़रूरत होती है ना? तो जैसे कि मैं आपको एक सेल, यूनिट सेल में लेके एग्जांपल से बताता हूं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये। हमारे पास एक इस तरह से, यहाँ से नहीं, यूनिट सेल ले लिया मैंने एक, ये यूनिट सेल है हमारे पास।
ये यूनिट सेल है कोई हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स हमने ले लिया, पैरेलल प्लेन्स का सेट ले लिया, मान लो मैंने ये वाला, तो ये जो सेट दिखाई दे रहा है 100 100, ये मेरा सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स हो गया है ना, 100 100 मैंने प्लेन ले लिया। अब इन दोनों के बीच का जो नॉर्मल है, इन दोनों के बीच का जो नॉर्मल है, इन दोनों के बीच का नॉर्मल यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी, मान लो ये डिस्टेंस है ए, और ये ए डिस्टेंस किसके बराबर होगी, D100, और D10 किसके बराबर है, ए के इक्वल है। D100 किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो इन पैरेलल प्लेन्स के बीच का जो डिस्टेंस होगी, जिसको हम इंटरप्लेनर डिस्टेंस कहते हैं, इंटरप्लेनर स्पेसिंग कहते हैं, तो इन दोनों सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स के बीच का जो नॉर्मल होगा, है ना, इन दोनों के बीच का जो नॉर्मल होगा, उसकी जो लेंथ है, इन दोनों के बीच का नॉर्मल हो गया ये, यहां से यहां तक, ये इन दोनों के बीच का क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल है। इस नॉर्मल का हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। अब क्या करना है, रेसिप्रोकल ऑफ नॉर्मल, रेसिप्रोकल ऑफ नॉर्मल। तो रेसिप्रोकल ऑफ नॉर्मल यानी कि यहां पर नॉर्मल कितना हो गया इन दोनों के बीच में, D100, और D100 किसके बराबर हो गया, लेटेस्ट कांस्टेंट, लेटेस्ट कांस्टेंट कितना हो गया, ए। इसका हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल कर दिया यानी कि D100, और D100 किसके बराबर हो गया, 1/a। तो ये 1/a जो है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रेसिप्रोकल वेक्टर, ये क्या कहलाएगा, रेसिप्रोकल वेक्टर, रेसिप्रोकल वेक्टर, रेसिप्रोकल वेक्टर। ठीक है, इसको हम क्या नाम देंगे, रेसिप्रोकल वेक्टर। और ये जो रेसिप्रोकल वेक्टर की जो लेंथ है, इस रेसिप्रोकल वेक्टर की जो लेंथ है, वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी जो इन दोनों प्लेन्स, जो पैरेलल प्लेन्स के बीच की जो नॉर्मल लेंथ है, उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, उस रेसिप्रोकल के मैग्नीट्यूड के बराबर क्या होगी, इसकी लेंथ होगी, लेंथ ऑफ रेसिप्रोकल वेक्टर, रेसिप्रोकल वेक्टर। इस रेसिप्रोकल वेक्टर की जो लेंथ है वो इक्वल्स होगी 1/a मॉड, इसके इक्वल होगी 1/a मॉड। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो लेंथ है, ये पूरी लेंथ है, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है ये लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये लेंथ हो जाएगी कम। तो मान लो ये लेंथ आ गई यहां तक लेंथ आ गई है, और ये जो लेंथ है ये कम होकर कितनी बन गई, 1/a, कितनी बन गई, 1/a। अब इस लेंथ का जो सबसे आगे का पॉइंट होगा यानी कि हेड, ये हेड, इस हेड को मैंने यहां डिनोट कर दिया एक पॉइंट से, इससे डिनोट कर दिया पॉइंट से। ये पॉइंट क्या बताएगा, ये पॉइंट बताएगा इंफॉर्मेशन अबाउट जितने भी हमारे पास सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स है। दिस पॉइंट represents the set of parallel planes, set of parallel planes। ऐसे पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट बना है, ये सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स को रिप्रेजेंट करेगा। और जब इन पॉइंट्स को मिलाते जाएंगे, मतलब यहां तो मैंने एक ही पॉइंट बनाया है, यहां एक ही ऐसा रेसिप्रोकल वेक्टर बनाया है, ऐसे बहुत सारे रेसिप्रोकल वेक्टर बनेंगे। और इन जब रेसिप्रोकल पॉइंट वेक्टर्स में जो ये पॉइंट्स आए हैं, इन पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा, है ना। एंड when we meet these points we will get a crystal structure, देखो शुरू से देखो मैंने क्या किया, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कोई एक यूनिट सेल बना ली, है ना। तो यूनिट सेल में मैंने पैरेलल प्लेन्स निकाले। तो मेनली हमें करना क्या होता है, रेसिप्रोकल लैटिस के लिए सबसे पहले हमें सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स ढूंढने होते हैं। सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स हमने ढूंढ लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, उनके बीच की जो नॉर्मल डिस्टेंस है, नॉर्मल डिस्टेंस का मतलब इंटरप्लेनर स्पेसिंग हो गई, तो उनके बीच की जो नॉर्मल डिस्टेंस है उसका कर देना है रेसिप्रोकल। नॉर्मल डिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल हमें कर दिया, तो वो जो रेसिप्रोकल है नॉर्मल डिस्टेंस का, वो कहलाता है रेसिप्रोकल वेक्टर, जिसकी लेंथ जो है वो बराबर होती है, या कह लो कि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर होता है उस
जो नॉर्मल लेंथ है उसके रेसिप्रोकल के मैग्नीट्यूड के बराबर उसका मैग्नीट्यूड होता है। जब आपने रेसिप्रोकल वेक्टर ड्रॉ किया, रेसिप्रोकल वेक्टर आपने बना दिया, रेसिप्रोकल वेक्टर का जो हेड है वहां पर आप एक पॉइंट बना दोगे। ये पॉइंट क्या करेगा, उन सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स को शो करेगा जिनके बीच ये रेसिप्रोकल वेक्टर आपने लिया है। यानी कि यहां पर ये रेड पॉइंट शो कर रहा है इन दोनों पैरेलल प्लेन्स को। ऐसे ही जब बहुत सारे रेसिप्रोकल वेक्टर्स मिल जाएंगे तो ये जो पॉइंट्स है इन पॉइंट्स को हम आपस में मीट कराएंगे, और जब ये पॉइंट्स आपस में मीट करेंगे तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा उसको हम कहेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सवाल ये है कि डायरेक्ट लैटिस से भी तो हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते थे, पर डायरेक्ट लैटिस से जब हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते थे तो वहां पर हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उसकी नहीं मिलती है। किसकी? जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। मतलब कि अगर प्लेन में कोई स्लोप है तो वो कितना है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, यदि इंक्लाइंड प्लेन है तो उनके बीच में जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो हमें नहीं मिल पाती है, इसलिए हम रेसिप्रोकल लैटिस का यूज करते हैं। यहां तक चीज समझ में आ गई क्या? अब देखो, रेसिप्रोकल लैटिस के लिए हम जब हमने डायरेक्ट लैटिस की बात की, फॉर डायरेक्ट लैटिस, डायरेक्ट लैटिस के लिए हमने लैटिस कांस्टेंट जो यूज किए वो किए ए, बी और सी। ये हमने लैटिस कांस्टेंट यूज किए डायरेक्ट लैटिस के केस में। इन रेसिप्रोकल लैटिस हम लैटिस कांस्टेंट यूज करेंगे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, या फिर ए एस्ट्रिक या ए स्टार, बी स्टार और सी स्टार। ये यहां पर लैटिस कांस्टेंट होंगे। ये किसके केस में यूज करेंगे हम? डायरेक्ट रेसिप्रोकल लैटिस के केस में हम ये कांस्टेंट यूज करेंगे। ठीक है, ये हम यूज करेंगे रेसिप्रोकल लैटिस के केस में। फिर दूसरी चीज क्या है कि जो वॉल्यूम है, भाई ये अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ये एक यूनिट सेल है, तो इसका जो वॉल्यूम डायरेक्ट लैटिस के अंदर होगा वही वॉल्यूम इसका रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर भी होना चाहिए। यानी कि वॉल्यूम कभी भी चेंज इसका नहीं होगा। तो वॉल्यूम अगर मैं दोनों की बात करूं, दोनों केसेस में वॉल्यूम कब? जब ये डायरेक्ट लैटिस था, और कब दूसरा वॉल्यूम? जब ये कौन सा लैटिस बना? जब ये रेसिप्रोकल लैटिस बनेगा। तो दोनों केस में जो वॉल्यूम है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दोनों केस में जो वॉल्यूम है वो क्या होना चाहिए? सेम होने चाहिए। अब एक 3 डायमेंशनल लैटिस का या एक स्पेस लैटिस के लिए उसका जो वॉल्यूम होता है वो किसके बराबर होता है? ए डॉट बी क्रॉस सी, है ना। उसका जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर होता है? ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये वॉल्यूम होता है। अब यहां पर ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा? देखो, वॉल्यूम किसके बराबर होता है? एरिया इंटू लेंथ या एरिया इंटू हाइट। एरिया इंटू हाइट इसके बराबर होता है। तो एरिया आपने लिया, मान लो ये प्लेन ले लिया आपने, ये वाला प्लेन, तो ये अगर साइड ए है और ये साइड जो है, इस साइड को आप नाम दे दो सी और इस साइड को आप नाम दे दो बी। तो ये वाला जो है ये प्लेन, इस प्लेन का एरिया कितना हो जाएगा? बी क्रॉस सी। ये जो दिख रहा है आपको सामने, जो सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स में मैंने लिया हुआ है, तो इसका जो एरिया है वो कितना हो जाएगा? बी क्रॉस सी। कितना एरिया हो जाएगा? बी क्रॉस सी। तो मैंने लिख दिया ए डॉट बी क्रॉस सी, इसका एरिया हो गया बी क्रॉस सी। ये एरिया हो गया बी क्रॉस सी। ठीक है, बी क्रॉस सी एरिया हो गया। अब हाइट लेनी है हमें, हाइट। अच्छा, यहां पर ये बी क्रॉस सी जो मैं ले रहा हूं, ये यहां पर ये बी क्रॉस सी मैंने क्या ले लिया? इसका ये एरिया ले लिया यहां से, ये इसका एरिया बना दिया बी क्रॉस सी। अब ये जो हाइट लेनी है, हाइट कौन सी लेनी है? इन दोनों के बीच की हाइट। ठीक है, इन दोनों के बीच की हाइट। तो इन दोनों के बीच की हाइट को मैंने h से लिख दिया, या हाइट ही लिखा रहने दिया, हाइट ही लिखा रहने दिया, ये लिखा रहने दिया। तो यहां से जो हाइट है, हाइट, वो हाइट किसके बराबर हो गई? वो बराबर हो गई ए डॉट बी क्रॉस सी ओवर बी क्रॉस सी, ऐसा लिख दिया। अब इसका कर दो रेसिप्रोकल। भाई हाइट, इन दोनों के बीच की हाइट मतलब क्या हो गई? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है?
वो है नॉर्मल, दोनों प्लेन ऑफ सेट्स के बीच का क्या है, नॉर्मल, जिसको हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग भी कह रहे हैं। तो इसका हमने करना है रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया, यानी कि 1/height इक्वल्स टू ये क्या हो गया, b क्रॉस c अपॉन a डॉट b क्रॉस c, ये बन गया। ठीक है, अब 1/height जो है यानी कि हाइट का, यानी कि इन दोनों के बीच का जो नॉर्मल था उसका क्या हो गया है, रेसिप्रोकल हो गया। और इन दोनों के बीच का जो रेसिप्रोकल है उसको हम किसके नाम से जानते हैं, उसको जानते हैं हम रेसिप्रोकल वेक्टर के नाम से। रेसिप्रोकल वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में आ गया है, ये इस डायरेक्शन में आ गया, एक्स डायरेक्शन में। यहां पर ये किस डायरेक्शन में आ गया, एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में यहां जो वेक्टर है उसको हम कहेंगे ए, यानी कि लेटेस्ट कांस्टेंट। बी डायरेक्शन में जो बी और वाई में और जो जेड में है उसको हम क्या कहेंगे, सी। तो ये 1/height, इसको हमने किस नाम से लिख दिया, कैपिटल ए। तो कैपिटल ए वेक्टर ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल वेक्टर। कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी, ये इसकी वैल्यू हो गई। ये रेसिप्रोकल वेक्टर हो गया। और ये रेसिप्रोकल वेक्टर कौन सा हो गया, ए हो गया, ए है ना। ये रेसिप्रोकल वेक्टर किसकी वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू हो गई। इसी तरह से आप यदि बी की वैल्यू निकालते हैं तो सिमिलरली बी रेसिप्रोकल वेक्टर की वैल्यू निकालोगे तो देखो यहां ए है तो बना बी क्रॉस सी, यहां पर बी है तो ये बनेगा सी क्रॉस ए। तो यहां पर बनेगा ये सी क्रॉस ए अपॉन ए, यहां पर ए बी सी रहेगा ये तो, या इसको लिख लो आप बी सी क्रॉस ए, ये बनेगा बी सी क्रॉस ए, बी डॉट सी क्रॉस ए। इसी तरह से आप सी वेक्टर लिखोगे तो सी बनेगा ए क्रॉस बी, तो ये बन जाएगा ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी बनेगा तो सी बाहर आ गया और ये बनेगा ए क्रॉस बी। तो ये रेसिप्रोकल वेक्टर्स मिल गए आपको, एक मिल गया ए, एक मिल गया बी और एक मिल गया सी। अगर ये पेरियोडिक है ना, पेरियोडिक है मतलब हर एक टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। तो फॉर पेरियोडिक टाइम, यानी कि हर 2 पाई के बाद आप अपने आप को ये रिपीट अगर कर रहे हैं तो ए को आप लिख दोगे, ए को लिख दोगे आप 2 पाई, और ए के साथ क्या आएगा, बी क्रॉस सी। तो यहां आएगा बी क्रॉस सी ओवर ए और बी क्रॉस सी, ये ए के साथ आ गया। फिर बी के साथ क्या आएगा, बी के साथ आएगा 2 पाई, ये बनेगा सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए। और यहां नीचे क्या बनेगा, सी क्रॉस ए आ गया तो बी बाहर आ गया, ये आएगा सी क्रॉस ए। और सी के लिए क्या बनेगा, ये बनेगा 2 पाई, और यहां पर सी आ गया तो ये बनेगा ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी। और नीचे क्या हो गया, सी बाहर आ गया, ये बन जाएगा ए क्रॉस बी। तो ये तो है पेरियोडिक फॉर्म में, ये भी रेसिप्रोकल वेक्टर है, ये पेरियोडिक फॉर्म में है। और ये नॉर्मली जब बात हो रही है जब पेरियोडिक नहीं है। ठीक है, तो ये ए बी और सी जो आया है ये है रेसिप्रोकल वेक्टर। क्लियर है यहां तक। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। अगर मैं, अब मेरे को एक चीज बताओ, यदि मैं ए वेक्टर डॉट ए करता हूं, दोनों एक्स डायरेक्शन में, ये वाला भी एक्स डायरेक्शन में और ये वाला भी एक्स डायरेक्शन में, तो अगर मैं ए वेक्टर डॉट ए करता हूं तो क्या बनेगा, ए वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर है, ए वेक्टर की वैल्यू है 2 पाई, और ये किसके बराबर है, ये है बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी। और इसका डॉट प्रोडक्ट करा दिया मैंने ए के साथ, क्या हो गया, कट जाएगा सब। यहां कितना बचेगा, 2 पाई। तो ए डॉट ए ये किसके बराबर हो गया, 2 पाई के बराबर हो गया। और अगर मैं ए डॉट बी कर देता हूं, अगर मैं ए डॉट बी कर देता हूं तो ये क्या बनेगा, यहां बनेगा 2 पाई
और यहाँ बनेगा बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी, और यहाँ पर आप डॉट प्रोडक्ट कराएंगे बी से तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो वैल्यू दे देगा। तो ये जीरो वैल्यू अगर दे देगा तो इसका मतलब ये हो गया कि रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जो है यानी कि ए परपेंडिकुलर होगा किसके, बी के, और ए जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, सी के। तो हम ये कह सकते हैं कि एक रेसिप्रोकल वेक्टर जो है वो दो एक्सिस वेक्टर के साथ हमेशा क्या रहता है, ऑर्थोगोनल रहता है। तो अ रेसिप्रोकल वेक्टर is orthogonal to other two axis vector, यानी कि अगर मैं बात करूं बी की तो वेक्टर बी जो होगा, वेक्टर बी परपेंडिकुलर होगा किसके, ए के, और वेक्टर बी परपेंडिकुलर होगा किसके, सी के साथ। इसी तरह से वेक्टर सी परपेंडिकुलर होगा ए के साथ और वेक्टर सी परपेंडिकुलर होगा बी के साथ। तो ये सीधा सीधा स्टेटमेंट है, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एक रेसिप्रोकल वेक्टर और जो दो ऑर्थोगोनल एक्सिस वेक्टर होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो ये क्या रिलेशन है, एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और खुद की डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आंसर दे देगा, यानी कि a डॉट ए इक्वल्स टू 2 पाई, a डॉट बी इक्वल्स टू 2 पाई। क्लियर है यहां तक? अब हमें रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर निकालने हैं अलग अलग यूनिट सेल्स के। एक बार हमने यूनिट सेल पढ़ी सिंपल क्यूब, एक हमने यूनिट सेल पढ़ी बीसीसी, और एक हमने यूनिट सेल पढ़ी एफसीसी। तो इनके लिए हमें इनके रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर निकालने हैं कि इनके रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर यानी कि कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी की क्या वैल्यू होती है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर किसके लिए, एससी लैटिस यानी कि सिंपल क्यूब के लिए। तो रेसिप्रोकल लैटिस टू एससी लैटिस, एससी का मतलब है सिंपल क्यूब, रेसिप्रोकल लैटिस टू एससी लैटिस सिंपल क्यूब। यहां हो गया वाई, जेड हो गया ना, यहाँ जेड ले लिया, यहाँ ले लिया एक्स और यहाँ ले लिया वाई। तो ये हमारा सिंपल क्यूब बन गया। ये सिंपल क्यूब बन गया हमारे पास, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा बना लूँ, हाँ जी, ये सिंपल क्यूब बन गया हमारा। यहाँ से यहाँ तक की जो सिंपल क्यूब में डायरेक्ट लैटिस के अंदर इसकी लैटिस कांस्टेंट है ए, ये इसकी लैटिस कांस्टेंट है बी और ये इसकी लैटिस कांस्टेंट है सी। तो सिंपल क्यूब है तो इसका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी या फिर बी डॉट सी क्रॉस ए या फिर सी डॉट ए क्रॉस बी। ये इसका वॉल्यूम हो गया। और तीनों ही केस में इसका आंसर कितना आएगा, ए क्यूब आएगा, क्योंकि हमने क्यूबिक लैटिस ले लिया फॉर क्यूबिक लैटिस। तो अगर ये क्यूबिक लैटिस है तो तीनों का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना बन जाएगा, ए क्यूब बन जाएगा। ठीक, हमें निकालना है ए वेक्टर। तो ए वेक्टर जो है वो किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर था 2 पाई बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी, इसके बराबर था। ए डॉट बी क्रॉस सी कितना हो गया, बी क्रॉस सी हो गया ए क्यूब, और ऊपर बी वेक्टर, जो बी वेक्टर यहां पर बी वेक्टर लिखा हुआ है, बी वेक्टर ये डायरेक्शन है, तो बी वेक्टर को आप डिफाइन कर दो, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सबका सेम है तो इसको लिख दिया मैंने ए जे कैप, और सी वेक्टर जो है उसको लिख दिया मैंने ए के कैप।
सी वेक्टर को लिख दिया, तो 2 पाई, बी वेक्टर को मैं लिख रहा हूं ए जे कैप, तो दोनों में से ए स्क्वायर बाहर आ गया और ये बनेगा जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप, और नीचे बन गया ए क्यूब, जे क्रॉस के, आई जे के, जे क्रॉस के क्या बनेगा आई कैप, जे क्रॉस के क्या बनेगा आई कैप, तो यहां बन गया 2 पाई ओवर ए, ये बन गया 2 पाई ओवर ए, और ये बन जाएगा आई कैप। तो ये वैल्यू हो गई किसकी, ए वेक्टर की। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर सिंपल क्यूब के लिए कैपिटल ए वेक्टर कितना हो गया, 2 पाई अपॉन ए आई कैप। सिमिलरली अगर आप वैल्यू निकालोगे बी की, तो बी की वैल्यू निकलेगी 2 पाई अपॉन बी जे कैप, और इसी तरह से आप सी वेक्टर की वैल्यू निकालोगे तो वो निकलेगी 2 पाई अपॉन ए निकलेगा, सॉरी बी क्यों, सब सेम है ना, तो यहां पर निकलेगा 2 पाई अपॉन ए, और ये भी कितना निकलेगा 2 पाई अपॉन ए के कैप। तो ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर की वैल्यू हो गई एक सिंपल क्यूब के लिए, और तीनों ही इक्वल आ रहे हैं, 2 पाई अपॉन ए, 2 पाई अपॉन ए और 2 पाई अपॉन ए। तो रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ अ डायरेक्ट, रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ अ सिंपल क्यूब फॉर अ डायरेक्ट स्पेस लैटिस इज की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, 2 पाई अपॉन ए आई कैप, 2 पाई अपॉन ए जे कैप और 2 पाई अपॉन ए के कैप, जहां पर इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो गया, 2 पाई अपॉन ए। मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो गया, 2 पाई अपॉन ए, अगर आपने ए साइड ली हुई है, बी हो जाएगा अगर आपने बी साइड ली हुई है, और सी हो जाएगा अगर आपने सी साइड ली हुई है। क्लियर है यहां तक? अब हम निकालेंगे रेसिप्रोकल लैटिस टू बीसीसी लैटिस, रेसिप्रोकल लैटिस टू बीसीसी लैटिस। रेसिप्रोकल लैटिस टू बीसीसी लैटिस। तो एक बीसीसी लैटिस के लिए हमें इसका रेसिप्रोकल लैटिस बनाना है। इसका डायग्राम मैं बना लूं पहले, इसका मेनली डायग्राम है, वो डायग्राम अगर आपको समझ में आता है तो ये पूरा समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है इसमें। इसका डायग्राम मेन इंपॉर्टेंट है भाई, डायग्राम समझ में आएगा तो ये फिर आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसमें मैंने करा क्या है। एक क्यूब तो मैंने यहाँ बना लिया ऐसे, एक बना लेता हूँ जस्ट इसके ऊपर पीछे की तरफ, एक क्यूब बना लेता हूँ ऐसे। ये बन गया है क्यूब। एक मिनट, और एक क्यूब बना लेता हूँ मैं यहाँ पर। एक क्यूब बन गया ये, ठीक है। अब यहाँ पर
ये एक्सिस को मैं नाम दे देता हूँ एक्सिस, ये वाला ले लिया मैंने x, ये वाला एक्सिस ले लिया मैंने y, और ये वाला एक्सिस ले लिया z। यहाँ से ये जो डायमेंशन है इनकी डायमेंशनिंग मैं कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने BCC स्ट्रक्चर है, ठीक है, BCC। तो यहाँ मैंने 3 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट ये है। तो सबसे पहले अगर मेरे को इस पॉइंट तक पहुँचना है, इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए मेरे को ऐसे चलना पड़ेगा, ऐसे चलना पड़ेगा। यानी कि अगर ये पूरी डिस्टेंस a है तो कितना चलना पड़ेगा, a/2। क्यूब है ये, क्यूब, तो क्यूब की ये डिस्टेंस हो गई a/2 आई कैप। यहां चलना पड़ेगा z में, माइनस z में, और यहां चलना पड़ेगा प्लस y में। अगर मेरे को ये डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालनी है, तो इस डिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया a वेक्टर या a प्राइम। तो ये जो a प्राइम है ये किसके बराबर होगा, मैं पहले चला x में, कितना चला, हाफ चला, तो मैंने लिखा a/2 आई कैप। फिर मैं चला z में, नेगेटिव, z ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव, नेगेटिव चला हाफ डिस्टेंस ही, माइनस a/2 जे कैप। फिर मैं y में चला पॉजिटिव हाफ डिस्टेंस, तो प्लस a/2 के कैप। तो a प्राइम जो है वो वेक्टर में वो कितना आ गया मेरे पास, वो आ गया a/2, ये बन गया आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ये बात क्लियर है क्या, ये जो मैंने बनाया ये बात क्लियर है क्या। बोलिए भाई, ये समझ में आ गया मैंने ए कैसे निकाला है, ठीक है। इसी तरह से मैं निकालूंगा बी, और इसी तरह से मैं निकालूंगा सी। बी किसको नाम दे रहा हूं मैं, बी इसको नाम दे रहा हूं, ये जो डिस्टेंस है इसको नाम दिया मैंने बी। बी में जाने के लिए मैं क्या करूंगा, बी में जाने के लिए पहले मैं हाफ चलूंगा वाई में, फिर मैं हाफ चलूंगा माइनस एक्स में, और फिर मैं हाफ चलूंगा प्लस जेड में। तो बी वेक्टर जो है इसको मैं लिख रहा हूं बी वेक्टर। तो बी वेक्टर के लिए मैंने x में माइनस ले लिया और y और z में मैंने प्लस प्लस लिया है। तो b वेक्टर के लिए मैं क्या लिखूंगा, a/2 माइनस आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप। एक बार j में माइनस आया, जब आपने a वेक्टर बनाया तो j माइनस हुआ, जब आपने b वेक्टर बनाया तो i माइनस हुआ। अब आप बनाओगे c वेक्टर, कौन सा वेक्टर बनाओगे, c वेक्टर। तो c वेक्टर बनाओगे जब, मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, ये माइनस क्या आएगा ना, ये माइनस क्या आएगा, यहाँ पर प्लस और ये माइनस आएगा, ये माइनस, और यहाँ पर सी वेक्टर जो बनेगा वो सी वेक्टर ये वाला हो गया। तो सी वेक्टर, तो सी देखो ए कैप बनाया जब के कैप माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, और यहाँ पर ये माइनस हो गया, अब जे माइनस होगा, तो a/2 ये बनेगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो ये हमारे पास तीन वेक्टर आ गए, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। इन तीनों बीसीसी पॉइंट्स के लिए, सेंटर पॉइंट्स के लिए ये तीन वेक्टर आ गए हमारे पास। क्लियर है यहां तक बात। अब यहां से जो इन तीनों को मिलाकर जो वॉल्यूम बन रहा होगा, इन तीनों से मिलकर वॉल्यूम कौन सा बनेगा, इसको ऐसे मिला लोगे, ये ऐसे बनेगा, यहां से ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। यहां से इसको ऐसे मिला लो, ये ऐसे चला जाएगा नीचे, फिर इसको ऐसे ऊपर मिलाओ, और यहां से ये ऐसे मिलेगा कुछ। तो यहां से इन तीनों जो पॉइंट्स है इनको इंकलकेट करके एक वॉल्यूम बनेगा, और वो जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, वो वॉल्यूम इक्वल होगा v इक्वल्स टू वो a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, या फिर वो किसके इक्वल होगा, b वेक्टर
डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और या फिर वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये वॉल्यूम बनेगा इन तीनों पॉइंट से मिलकर जो एक शेप बन रही होगी अंदर, उस शेप का वॉल्यूम होगा ए प्राइम डॉट बी क्रॉस सी या फिर बी प्राइम डॉट सी क्रॉस सी, और इस तरह से ये वॉल्यूम बनेगा। और इस जब इन वेक्टर्स की वैल्यू रख के यहाँ पर ये सॉल्व करोगे, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ, तो v की जो वैल्यू बन के आएगी वो आएगी ए क्यूब बाई 2। v की जो वैल्यू बन के आएगी वो आएगी ए क्यूब बाई 2। अब हमें निकालना है ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ए वेक्टर की जो वैल्यू यहां पर बनेगी ए वेक्टर, तो वो लिखा जाएगा 2 पाई बी प्राइम सी प्राइम ओवर ए प्राइम बी प्राइम और सी प्राइम। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, इतना करने का हमें जरूरत नहीं है। तो ये बनेगा आई कैप प्लस जे कैप। क्या बनेगा, आई कैप प्लस जे कैप, जब आपने ए वेक्टर बनाया है। जब आप बी वेक्टर बनाओगे तो साइक्लिक ऑर्डर चल जाएगा ये। जब आप बी वेक्टर बनाओगे तो ये बनेगा 2 पाई, यहां पर बन जाएगा बी आ गया तो सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए ओवर यहां पर बी बाहर आ गया, यहां पर बनेगा सी क्रॉस ए, और यहां पर आंसर आएगा 2 पाई ओवर बी ए, सॉरी 2 पाई ओवर ए। यहां आई जे है तो यहां बनेगा जे के, जे और के। फिर आप बनाओगे सी वेक्टर, तो सी वेक्टर बनाओगे तो यहां बनेगा 2 पाई और ए बी, यहां आ गया सी, यहां आ गया ए और ये आ गया बी। तो यहां पर भी बनेगा कितना, 2 पाई ओवर ए, यहां जे के है तो यहां बन जाएगा के और आई, के प्लस आई। तो ये जो वैल्यू आ रही है, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये कहलाएंगी रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बीसीसी, है ना, रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बीसीसी। तो रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बीसीसी जो है वो प्रिमिटिव वेक्टर्स होते हैं किसके, एफसीसी लैटिस के। ठीक है, तो रेसिप्रोकल लैटिस, ये याद रखना, ये वाली लाइन जो लिख रहा हूं, रेसिप्रोकल लैटिस, लैटिस ऑफ बीसीसी वेक्टर, बीसीसी लैटिस वेक्टर्स, बीसीसी लैटिस वेक्टर्स आर द प्रिमिटिव वेक्टर, are the primitive vectors, are the primitive vectors of FCC crystal lattice, FCC crystal lattice। याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल सा है, इनका मैग्नीट्यूड तो सबका सेम है, 2 पाई अपॉन ए, 2 पाई अपॉन ए, 2 पाई अपॉन ए। जब आपको ए चाहिए तो उस केस में आपने किया, ए के साथ बनेगा आई जे, बी के साथ बनेगा जे के और सी के साथ बनेगा के आई। क्लियर है यहां तक? अब मैंने ये क्यों लिखा है इसको भी मैं बता दूंगा, ये मैंने क्यों लिखा है इसका भी हम बात करेंगे। मैंने यहां जो लिखा है, रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बीसीसी लैटिस वेक्टर्स आर द प्रिमिटिव वेक्टर्स ऑफ एफसीसी क्रिस्टल लैटिस, ये क्यों लिखा है अभी इसके बारे में बात करेंगे। यहां तक क्लियर है? अब हम निकालेंगे रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ एफसीसी स्ट्रक्चर। रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ एफसीसी लैटिस, एफसीसी लैटिस के लिए मैं रेसिप्रोकल लैटिस बना रहा हूं। तो इसके लिए सबसे पहले ग्राफ बना लिए जाए, सॉरी ग्राफ के एक्सेस बना लिए जाए। तो ये एक्सेस बना लिया मैंने, एक्स वाई जेड, और यहां पर इसको लिखा मैंने एक्स, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, ये बन गया हमारे पास। और इनको मैंने नाम दिया, इसको नाम दे दिया एक्स,
इसको नाम दिया x, इसको नाम दे दिया मैंने y और इसको नाम दे दिया z। FCC लैटिस है तो पॉइंट्स ड्रॉ कर दो। एक ये पॉइंट ले लिया मैंने, एक ये पीछे वाला पॉइंट ले लिया और एक ये पॉइंट ले लिया, 3 पॉइंट ले लिए मैंने। तो ये इस वाले वेक्टर को लिख रहा हूं मैं a वेक्टर, इसको लिख रहा हूं a। तो इस a के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, a के लिए मेरे को चलना पड़ेगा ऐसे, ऐसे चला। a के लिए मैं कैसे चलूंगा, ऐसे, यार क्या है, ऐसे चला और फिर ऐसे चला a के लिए, या फिर इधर चला और इधर चला, दोनों तरह से कैसे भी आप बना लो सेम आंसर आएगा। तो जो a है इसको मैंने लिख दिया a प्राइम। तो यहां पर a प्राइम जो है वो किसके बराबर होगा, a/2। आप x में चले i कैप और y में चले j कैप। a वेक्टर किसके बराबर आया, a/2 i कैप प्लस j कैप। और यहां पर क्या लिखा हुआ है देखो, i कैप प्लस j कैप, और ये मैग्नीट्यूड है। a वेक्टर किसके बराबर था, i प्लस j, और यहां क्या वैल्यू आ रही है, i प्लस j, ये प्लस j। तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा बीसीसी के जो रेसिप्रोकल लैटिस होंगे वो एफसीसी क्रिस्टल के प्रिमिटिव वेक्टर्स होंगे। प्रिमिटिव वेक्टर्स का मतलब ये जो वेक्टर आ रहे हैं ये प्रिमिटिव वेक्टर हैं इसके। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, a/2 i प्लस जे। a/2 तो मैग्नीट्यूड होगा, हटाओ उसको, तो i प्लस जे यहाँ पर है और यहाँ पर भी कितना है, i प्लस जे। इसका मतलब सेकंड जो आएगा वो कितना आएगा, j प्लस के। इसका मतलब थर्ड जो आएगा वो कितना आएगा, k प्लस आई। तो सेकंड जाएगा कौन सा आएगा, j प्लस के। j प्लस के का मतलब है, इसको मैं ले रहा हूं b। तो सेकंड वाला ये जो है ये ले लिया आपने b, ये ले लिया आपने b। तो b के लिए क्या वैल्यू बनेगी आपकी, b के लिए बनेगी a/2 और j प्लस के, ये b के लिए हो गई। और इसी तरह से एक वैल्यू बना लोगे किसके लिए, c के लिए। तो c के लिए आपकी वैल्यू क्या बनेगी, a/2 और ये बन गई k प्लस आई, ए कैप प्लस आई कैप, ये c के लिए बन गई। अब इन तीनों को मिलाकर जो वॉल्यूम बन रहा होगा, इन तीनों को मिलाकर जो वॉल्यूम बन रहा होगा, मतलब एक पॉइंट कहीं यहाँ पर भी होगा, है ना। तो इनसे जो मिलकर वॉल्यूम बनेगा कुछ ऐसा वॉल्यूम बनेगा। एक यहाँ पर पॉइंट होगा, एक ये वाला पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा आपको, ये वाला, है ना। तो ये जो वॉल्यूम बनेगा, इस वॉल्यूम का हमें वॉल्यूम निकालना है। तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा, ए बी क्रॉस सी बराबर बी प्राइम क्रॉस सी क्रॉस ए और बराबर सी प्राइम डॉट ए क्रॉस बी, यह आएगा। तो इसका जब वॉल्यूम निकालोगे, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, a³/4 आएगा इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम आएगा a³/4। आपको निकालना है ए वेक्टर। ए वेक्टर जो है वो किसके बराबर है, वो है 2 पाई बी प्राइम क्रॉस सी प्राइम ओवर ए बी प्राइम क्रॉस सी प्राइम। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो यहाँ पर ए वेक्टर आ रहा होगा, उस ए वेक्टर की वैल्यू है 2 पाई अपॉन ए आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। और ये आई प्लस जे कैप प्लस के, ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, जो बीसीसी वेक्टर का जो प्रिमिटिव वेक्टर था उसके बराबर। रेसिप्रोकल लैटिस के जो लैटिस रेसिप्रोकल एफसीसी स्ट्रक्चर के, एफसीसी लैटिस के जो रेसिप्रोकल लैटिस होंगे वो किसके बराबर होंगे, बीसीसी के जो प्रिमिटिव वेक्टर्स आए थे, बीसीसी के जो प्रिमिटिव लैटिस आए थे उनके बराबर उसकी वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड होगा 2 पाई अपॉन ए। और जबकि बीसीसी का जो रेसिप्रोकल लैटिस आया था उसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल थी, वो थी एफसीसी लैटिस के प्रिमिटिव वेक्टर के बराबर। यानी कि यहां पर जो बी वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से आ रही होगी 2 पाई अपॉन ए, और बी वैल्यू कितनी थी यहां पर, ये थी -i/j/k। तो यहां पर ये हो जाएगा -i प्लस जे प्लस के। और इसी तरह से इसका जो सी वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 2 पाई अपॉन ए, और ये हो जाएगा i माइनस जे प्लस के। तो यहां मैं अब लिख भी दूंगा, तो फॉर एफसीसी रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ एफसीसी लैटिस, रेसिप्रोकल लैटिस of FCC lattice is just the primitive vectors
ऑफ बीसीसी लैटिस, प्रिमिटिव वेक्टर ऑफ बीसीसी लैटिस। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, बीसीसी के प्रिमिटिव लैटिस के बराबर होगी एफसीसी की। और जबकि बीसीसी का जो रेसिप्रोकल लैटिस आया था उसकी वैल्यू जस्ट इक्वल थी किसके, एफसीसी के प्रिमिटिव लैटिस के। क्लियर है यहां तक बात? यहां तक क्लियर है? चलो क्वेश्चन बताओ मेरे को एक दो। क्वेश्चन है टू डायमेंशनल लैटिस, टू डायमेंशनल लैटिस, टू डायमेंशनल लैटिस हैज द बेसिस वेक्टर, बेसिस वेक्टर, वेक्टर्स ए वेक्टर की वैल्यू है 2x कैप, x कैप का मतलब हो गया आई कैप की वैल्यू है ये। बी वेक्टर की जो वैल्यू दे रखी है वो है x कैप प्लस 2y कैप। फाइंड द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, फाइंड द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, फाइंड द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। ठीक है, ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूं। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में ए वेक्टर की जो वैल्यू है वो है 1/2 x कैप प्लस 1/4 y कैप, और बी वेक्टर की जो वैल्यू है वो है 1/2 y कैप। बी ऑप्शन के अंदर है ए वेक्टर की वैल्यू है 1/2 x कैप माइनस 1/4 y कैप, और बी वेक्टर की जो वैल्यू है वो है y कैप अपॉन 2। फिर सी ऑप्शन जो है उसमें ए वेक्टर की वैल्यू है 1/2 x कैप प्लस 1/4 y कैप, और बी वेक्टर की जो वैल्यू है वो है 1/2 x कैप। और डी ऑप्शन जो है उसमें ए वेक्टर है 1/2 x कैप माइनस 1/4 y कैप, और बी वेक्टर जो है उसकी वैल्यू है x कैप अपॉन 2। करना आंसर, फॉर्मूला वाई यूज करोगे क्योंकि यहां पर एक पेरियोडिक अरेंजमेंट नहीं है, पेरियोडिक अरेंजमेंट नहीं है तो उसके लिए आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओगे। कौन से वाले, ये वाले। ए वेक्टर का फॉर्मूला लगाओगे आप बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी। 2 पाई नहीं लगाओगे। 2 पाई क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि मैंने कहीं भी नहीं बोला पेरियोडिक अरेंजमेंट। अगर पेरियोडिक अरेंजमेंट होता है, पेरियोडिक अरेंजमेंट होता है तो ये पेरियोडिक अरेंजमेंट, यहाँ अरेंजमेंट लिख लो, पेरियोडिक अरेंजमेंट होता है तो उसी केस में आप 2 पाई लगाते हैं। निकालो आंसर क्या आएगा। सबसे पहले बी क्रॉस सी की वैल्यू निकाल लो। बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या आएगी, वो बना लो इसके लिए मैट्रिक्स बी क्रॉस सी के लिए चाहो तो, और नहीं तो डायरेक्ट लिख लो एक्स कैप प्लस 2y कैप, और क्रॉस वेक्टर इसका सी के साथ। सी वेक्टर कौन सा है, सी वेक्टर को आपको जे लेना पड़ेगा, यहाँ पर सी वेक्टर को आपको जे कैप लेना पड़ेगा। अगर नहीं गिवन है तो जे कैप आपको लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक्स क्रॉस जे करोगे तो एक्स क्रॉस जे करोगे तो माइनस वाई आएगा, है ना। जे एक्स होता तो प्लस वाई आता, यहाँ पर आएगा माइनस वाई के। फिर वाई क्रॉस जे, ये बनेगा पॉजिटिव आई, तो ये बनेगा +2x के कैप। ये तो हो गया बी क्रॉस सी। फिर आपको निकालना है बी ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू निकालनी है ना। ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट, ए कितना है 2x, तो 2x का डॉट प्रोडक्ट कराना है किसके साथ, इसके साथ। तो ये है -y कैप +2x कैप।
तो इसके साथ जब इसका डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, ये माइनस है ना, तो 2x का 2x के साथ होगा तो ये 4 बनेगा, बाकी तो 0 हो जाएगा, तो ये तो बनेगा 4। तो यहाँ से जब a वेक्टर की वैल्यू निकालोगे तो a वेक्टर की वैल्यू b क्रॉस c है, b क्रॉस c कितना है माइनस वाई कैप प्लस 2x कैप और अपॉन 4, तो ये बनेगा तुम्हारा 1/2 x कैप माइनस वाई कैप अपॉन 4। तो ये तो a वेक्टर आ गया। तो a वेक्टर में ऑप्शन a गलत, ऑप्शन c गलत, b और d में से एक आंसर है। a वेक्टर तो निकल गया, अब निकालना है b वेक्टर। तो b वेक्टर के लिए तुम्हें क्या चाहिएगा, b वेक्टर के लिए चाहिएगा तुम्हें c क्रॉस a ना, वॉल्यूम तो सेम रहेगा। c वेक्टर c क्रॉस a की वैल्यू चाहिएगी, तो यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, c क्रॉस a की वैल्यू चाहिएगी। तो c की वैल्यू आपने लेनी है z कैप और a की वैल्यू आप ले लो 2x कैप। तो ये बनेगा 2 और z और x क्या बन जाएगा, y बन जाएगा, तो ये बन गया 2y कैप। तो ये y कैप अपॉन 2 b आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से जब आप b वेक्टर निकालोगे तो ये बनेगा 2y कैप और यहाँ नीचे 4 आएगा, तो ये बनेगा 1/2 y कैप। ऑप्शन आना चाहिए आपके पास बी ऑप्शन आना चाहिए बी। चेक करो। बी ऑप्शन आ रहा है, बी आंसर आ रहा है क्या? बताओ भाई, बी आंसर आ रहा है आप लोगों का? नेक्स्ट क्वेश्चन करें? अगर ये हो गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करूं फिर मैं। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर, द प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर, ट्रांसलेशन वेक्टर, वेक्टर्स ऑफ हेक्सागोनल, ऑफ अ हेक्सागोनल स्पेस लैटिस आर, हेक्सागोनल स्पेस लैटिस आर। ए वेक्टर की वैल्यू हमें दी है a/2 x कैप प्लस a/16 y कैप। बी वेक्टर की वैल्यू हमें दी है -a/2 x कैप प्लस a/16 y कैप और सी वेक्टर की वैल्यू हमें दी है c/z कैप। हमें बताना है वॉल्यूम ऑफ द प्रिमिटिव सेल, वॉल्यूम ऑफ द प्रिमिटिव सेल, वॉल्यूम ऑफ द प्रिमिटिव सेल, ये हमें बताना है। ऑप्शंस है हमारे पास, एक स्क्वायर a² c/16, ऑप्शन बी है a² b/16, ऑप्शन सी है a² c/32 और ऑप्शन डी है a² c/30, a² b/32। ये ऑप्शन है।
तो निकालना है क्या आपको, वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है, यानी कि आपको ये आंसर चाहिए ए डॉट बी क्रॉस सी, ये निकालना है आपको। कैसे करोगे, हो जाएगा सॉल्व? चाहो तो इसका वो बना सकते हो आप, बी क्रॉस सी निकाल लो पहले। बी क्रॉस सी निकाल लो, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी निकालोगे तो एक्स और जे, ये एक्स क्रॉस जे क्या देगा, ये देगा माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए बाई टू सी के, ये देगा ए सी बाई टू के कैप, के कैप नहीं जेड कैप, जेड लिखा हुआ है, जेड कैप, और फिर y और z करोगे तो ये आएगा i, तो ए सी अपॉन 16 प्लस ए सी अपॉन 16 और ये i कैप, तो ये वैल्यू आ गई है, i मतलब x, तो ये आ जाएगा b क्रॉस c की वैल्यू, और a निकालना है तो a के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट, a की वैल्यू कितनी है, a बाई टू एक्स कैप प्लस a बाई 16 वाई कैप, तो डॉट प्रोडक्ट किसका है, ए सी अपॉन टू जेड कैप प्लस ए सी अपॉन 16 एक्स कैप, तो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है तो एक्स का एक्स के साथ 1, यानी कि ए स्क्वायर सी अपॉन 32, और जेड का जेड के साथ, तो जेड का जेड के साथ तो है ही नहीं कुछ भी, तो ए स्क्वायर सी अपॉन 32, वाई है ही नहीं इसमें, वाई है, वाई नहीं है, ये कौन सा है, ए बाई टू एक्स, ए बाई टू एक्स 1/60 ए सी वाई, वाई कौन सा है, वाई बन रहा है क्या, बी सी का मैंने सही लिखा है क्या, एक्स जेड, ये जेड, ये वाई बनेगा, वाई बनेगा, सॉरी यहाँ पर बनेगा वाई, ये वाई बनेगा वाई, और यहाँ पर भी वाई बनाओ, ये भी वाई, तो ये भी बनेगा ए स्क्वायर सी अपॉन 32, तो आंसर आएगा ए स्क्वायर सी अपॉन 16, तो इसका आंसर आएगा ए आंसर आएगा, ठीक है, आंसर क्या आएगा, ए आएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक मिनट निकाल लूं मैं क्वेश्चन, क्वेश्चन है, ये होमवर्क है तुम्हारे, घर से बताना मेरे को, ये क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसा है, अ थ्री डायमेंशनल लेटिस, अ थ्री डायमेंशनल लेटिस, लेटिस हैज, थ्री डायमेंशनल लेटिस हैज द बेसिस वेक्टर्स, एज द बेसिस वेक्टर्स, ए की वैल्यू है आई कैप माइनस जे कैप, बी की वैल्यू है 2i कैप प्लस जे कैप, और सी की वैल्यू है के कैप, तो इसके लेटिस है, बेसिस वेक्टर है, तो इसके रेसिप्रोकल लेटिस बताना है, फाइंड द रेसिप्रोकल लेटिस, फाइंड द रेसिप्रोकल लेटिस, इसके रेसिप्रोकल लेटिस बताना है, तो ए जो है ऑप्शन, ए की जो वैल्यू है वो है 2π/3 आई कैप माइनस 2j कैप, बी की जो वैल्यू है वो है 2π/3 आई कैप प्लस जे कैप, और सी वेक्टर की जो वैल्यू है वो है 2π के कैप। दूसरा ऑप्शन है, ए वेक्टर है 2π आई कैप माइनस 2j कैप, बी वेक्टर है 2π आई कैप प्लस जे कैप, और सी वेक्टर है 2π/3 के कैप। सी ऑप्शन है ए इक्वल्स टू 2π/3 आई कैप प्लस 2j कैप
बी वेक्टर है 2π/3 i कैप माइनस जे कैप, और सी वेक्टर है -2πk कैप, और डी वेक्टर है a इक्वल्स टू 2π/3 i प्लस जे, बी वेक्टर है 2π/3 i प्लस जे, और सी वेक्टर है 2πk कैप। तो ये इसका आंसर बताना सॉल्व करके, घर से सॉल्व करके बताना मेरे को क्या आंसर आएगा। अब जो तुम लोगों ने मेरे को क्वेश्चन बोले थे उनको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। उसमें वो क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, वो गलत लिखा हुआ है ना, तो उसको सही कर लो। निकाल लेते हैं एक बार। एक तो था क्वेश्चन नंबर 16, तो इस 16 में दो ऑप्शन एक जैसे दे रखे हैं, ए और बी ऑप्शन एक जैसे हैं, ऑप्शन सारे एक जैसे हैं, तो इसके ऑप्शंस आप सही कर लेना। ऑप्शंस में गड़बड़ है, बाकी क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन कैसे होगा वो तो आपको समझ में आ गया होगा। 16 नंबर क्वेश्चन जो है, तो 16 नंबर क्वेश्चन में ये इसके मिलर इंडाइसेस दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये इसके मिलर इंडाइसेस दे रखे हैं। एच के एल की वैल्यू दी हुई है, और ये वैल्यू कितनी है एच के एल की, ये वैल्यू दी हुई है 132, ये माइनस नहीं है +3 है, ये 132 ये वैल्यू दी हुई है। हमें पूछा है इंटरसेप्ट्स के रेशो पूछे हैं, तो इंटरसेप्ट के रेशो कैसे निकालेंगे हम, हमें ये मिलर इंडाइसेस दिए हैं, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे A/H, B/K और C/L, ऐसे तो लिखते हैं मिलर इंडाइसेस इनके। उल्टा प्रोसेस चला रहे हैं, उल्टा है ना। तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा A/1, ये बन जाएगा B/3, और ये बन जाएगा C/2। यहाँ से ये बन गया। अब क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो क्यूबिक के केस में तीनों सेम हो गए, तो ये हो गया A/1, ये हो गया A/3, और ये हो गया A/2, ये हो गया। लीस्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दिया, लीस्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा 6, 3 और 2, 3 सॉरी 6, 2, 3 बनेगा, ये बन जाएगा 6, 2, 3, ये आंसर आ जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन था ना ये, हाँ 16 नंबर का क्वेश्चन, 6, 2, 3 ये ऑप्शन आएगा। तो ऑप्शंस इसमें सेम सेम से दे रखे हैं, तो वो ऑप्शंस को इग्नोर कर देना, बाकी होना है ऐसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था 19 में भी मिस्टेक है आई थिंक, हाँ 19 में भी मिस्टेक है, 19 में भी ऑप्शंस में मिस्टेक है। 19 में एक बार आपको सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए निकालना है उसका इंटरप्लेनर स्पेसिंग 101 प्लेन के लिए, और फिर आपको निकालना है टेट्रागोनल के लिए। तो टेट्रागोनल की क्या कंडीशन है वो लगानी है 19, तो 101 के लिए निकालोगे 19 में, तो 19 में सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए आप निकाल रहे हो, तो सिंपल क्यूब के लिए बनेगा 110, 1 सिंपल क्यूब के लिए ना, एक बार वापस क्वेश्चन में देख लूं क्या है। A simple cubic crystal with lattice parameter AC undergoes transition into a tetragonal structure lattice parameter। जब ये टेट्रागोनल बन गया तो ए बी की वैल्यू है √2AC और सी की वैल्यू है 2AC। बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर द रेशियो ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ 101 प्लेन फॉर क्यूबिक एंड टेट्रागोनल। 101 प्लेन की क्यूबिक के लिए निकालनी है, तो क्यूबिक के लिए फॉर्मूला लगा दो। पहले फॉर्मूला क्या है, 1 अंडर रूट क्या होता है H/A होता है, H² अपॉन A² प्लस K² अपॉन
बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो एच की वैल्यू है 1, के की वैल्यू है 0 और एल की वैल्यू है 1। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 1 अपॉन, ये ए सी है तो ये होगा 1 अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस के वाला 0 हो जाएगा, एल वाला हो जाएगा 1 अपॉन ए सी स्क्वायर। तो D101 ये बनेगा ए सी स्क्वायर कॉमन होकर ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा √2। तो ये तो हो गया सिंपल क्यूब के लिए। ये किसके लिए हो गया? सिंपल क्यूब के लिए। अब जब टेट्रागोनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है तो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर के केस में क्या हो रहा है? 1 अपॉन एच की वैल्यू एच स्क्वायर अपॉन, अब ये जो ए है और बी है इसकी वैल्यू चेंज हो गई है। ए की वैल्यू हो गई √2 AC, √2 AC का स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा 2 AC स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर भी बनेगा 2 AC स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन, और यहाँ पर C की जो वैल्यू है वो है 2 AC, तो ये बनेगा 4 AC स्क्वायर, 4 AC स्क्वायर। अब प्लेन कौन सा है? 101 है, 101 प्लेन है, यानी कि H की वैल्यू आपको डालनी है 1। तो ये हो गया 1 अपॉन 2 AC स्क्वायर और B वाला 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 AC स्क्वायर। तो AC तो निकल के ऊपर जाएगा, AC एलसीएम आ गया ना, AC, और यहाँ 4 आएगा तो 2 AC ऊपर चला जाएगा, 2 AC ऊपर चला गया। यहाँ अंडर रूट में क्या रह जाएगा? अंडर रूट में रह जाएगा 2 + 1 यानी कि 3। तो 2101 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आएगी D101 की वैल्यू आएगी 2 AC अपॉन √3। इसकी वैल्यू आएगी 2 AC अपॉन √3। अब आपको इन दोनों का रेशो निकालना है, D101 अपॉन D101 टेट्रा। तो इसकी वैल्यू कितनी है? AC अपॉन √2, और इससे जब आप डिवाइड कर रहे हो तो ये है 2 AC अपॉन √3। तो AC से AC कैंसिल हो गया, और ये है 2√2, है ना। ये कितना बन रहा है? 2√2। तो 2√2 अंदर पहुंच गया तो 3/8 हो गया, तो ये वैल्यू हो गई √3/8। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा ये √3/8 सी ऑप्शन आ जाएगा। इसका जो ऑप्शन आ जाएगा C/8। सही है? क्लियर है यहां तक? 19। बताओ भाई, क्लियर है 19? ठीक है। अभी जो मैंने एक रेसिप्रोकल लैटिस का एक होमवर्क दिया है तुम्हें, वो तुम्हें खुद करना है, रेसिप्रोकल लैटिस का, और फिर उसके आगे कल हम डिस्कस करेंगे। तो कल से हम लोग, एक तो कुछ पार्ट इसमें रह गया है, लाउएज मेथड का थ्योरेटिकल मेथड है, वो बताना है, और एक मेरे को हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर के लिए कुछ फॉर्मूला लिखवाना है। उसके बाद कल से हम स्टार्ट करेंगे क्रिस्टल बॉन्डिंग हम पढ़ेंगे। और अब ये एंडिंग पे आ चुका है लगभग, अगले 3 से 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा सॉलिड स्टेट्स, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की। क्लियर? चलो भाई, कल मिलते हैं।